आज का मेरा टॉपिक है पैरालिसिस। पैरालिसिस जो कि एक क्रोनिक डिजीज़ है और बहुत से लोग अभी इससे पीड़ित हैं और ऐसा डेटा देखा गया है कि 2050 तक एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस रोग से पीड़ित हो रही है और उसका कारण है आज के लाइफस्टाइल, आज का रहन सहन। तो अब हम जानेंगे कि पैरालिसिस है क्या। किसी चीज़ को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि वह क्या है। तो पैरालिसिस जहाँ पे हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो पार्टली हो या कम्प्लीटली हो, लोकलाइज हो या जनरलाइज हो, ये पैरालिसिस है। जैसे कि हाथों का मूवमेंट नहीं हो पाना, इसमें पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। अब हम टाइप्स जानेंगे पैरालिसिस से कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के पैरालिसिस हम देखते हैं। एक इसको हम प्लेजिया बोलते हैं। जैसे एक है पहला मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में जैसे ये हमारे दोनों हैंड्स हैं, ब्रेकियम है, आर्म्स हैं और हैंड्स, तो इनको हम लिम्स कहते हैं। ये अपर लिम है और ये लोअर लिम है। तो अपर लिम में कोई एक पार्ट, कोई एक लेग या कोई आर्म यदि पैरालाइज्ड हो जाए तो इसको हम मोनोप्लेजिया बोलते हैं। डाईप्लेजिया में या तो दोनों सेम साइड, दोनों अपर आर्म मतलब अपर लिम और लोअर लिम, या तो अपर लिम पैरालाइज हो जाए या लोअर लिम पैरालाइज हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं डाईप्लेजिया। फिर आता है हेमीप्लेजिया। तो हेमी का अर्थ होता है सेम साइड। तो जैसे इस साइड का लेग, इधर का लेग और इधर का हैंड, यदि ये पैरालाइज हो जाता है या इस साइड का, तो इसको हम बोलेंगे हेमीप्लेजिया। उसके आएगा टेट्राप्लेजिया। इसको हम एक और नाम है क्वाड्रीप्लेजिया भी बोलते हैं। तो इसमें दोनों लिम्स मतलब चारों लिम्स, अपर लिम एंड लोअर लिम, ये चारों आउट ऑफ वर्क, मीन्स वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो देखने से तो हमें लगता है कि जैसे ये हाथों में डिसऑर्डर है या पैरों में डिसऑर्डर है, लोकलाइज डिसऑर्डर है, बट एक्चुअली ये होता है कंट्रोल ये ब्रेन से, हमारे नर्वस सिस्टम से। तो एक प्रकार से नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है यदि हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो। और यदि हम आयुर्वेद की तरफ जाएं तो ये वातजन्य डिजीज़ है। जब शरीर के अंदर 3 तत्वों से बॉडी का कंपोजिशन बताया गया है आयुर्वेद में, वात, पित्त, कफ, तो इन तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसको बैलेंस करने के लिए अलग अलग उपाय, अलग अलग लाइफस्टाइल बताई गई है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या आयुर्वेद के अनुसार। तो इससे हम, और सबसे बड़ा फैक्टर है प्राणायाम। प्राणायाम और योग के द्वारा भी हम वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखते हैं। तो इसमें हम मुख्य रूप से वात के विषय में बात करेंगे क्योंकि जो पैरालिसिस है वो वात से एसोसिएटेड है। तो वात संबंधी यदि विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, यदि वात दोष प्रकोपित हो जाता है तो पैरालिसिस इसके कारण होता है। तो उसके लिए अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, पैरालिसिस जो है ये नर्वस डिसऑर्डर है। मतलब हमारे जो शरीर के न्यूरॉन्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई समस्या है। जैसे अभी हम किसी भी मूवमेंट को करना चाहते हैं तो इसमें हमारा सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स काम करते हैं। जैसे यहाँ सामने कोई फ्लेम लगी हुई है और उसके पास मेरा हाथ जाए तो वो ऑटोमेटिक हाथ पास में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं ये मस्तिष्क को ऑर्डर देते हैं कि सामने कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है, तो मस्तिष्क फिर उस चीज़ के लिए रिप्लाई करता है कि वहाँ से हाथ हटाना चाहिए। तो ये सारे काम न्यूरॉन्स के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। लेकिन जब इन नर्वस सिस्टम में, इन नर्व्स में डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे हाथों में हमारे मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व है, और यदि उसमें कोई प्रकार का डिसऑर्डर है तो अलग अलग सिंड्रोम, पैरालिसिस, पोलियो इवन इसका ही एक काइंड ऑफ एसोसिएटेड है, पोलियो भी इससे। तो इसमें फिर मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाता। तो जैसे हमने देखा कि हमें इसके लिए दिख रहा है हमें ये लोकलाइज्ड डिसऑर्डर, बट है ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो हमें अपने नर्व सिस्टम को बूस्ट करना पड़ेगा। हमें ऐसे मेडिसिन या ऐसे चिकित्सा पद्धति अपनानी पड़ेगी जिससे हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो, स्वस्थ हो, तो उससे हम पैरालिसिस को क्योर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के पैरालिसिस हैं और क्या क्या कॉज इनके हो सकते हैं। कोई भी डिजीज़ या कोई भी व्याधि अपने आप में अकेली कुछ नहीं होती है। इससे संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसके कारण इसके मूल अलग अलग होते हैं। कोई भी जैसे पैरालिसिस एक क्रोनिक डिजीज़ है, इसको शॉर्ट टर्म में हम इसको क्योर नहीं कर सकते। तो इसके पहले अक्यूट सिम्टम्स होते हैं, कुछ हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस होते हैं जो कि मतलब डिज़ायरेबल चेंज नहीं है, जिसकी वजह से हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं बहुत अधिक गुस्सा करना, मतलब एंगर को कंट्रोल ना कर पाना, किसी भी कारण से आपका बीपी यदि हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपका जो हार्ट है बहुत अधिक ब्लड को पंप कर रहा है और आपकी आर्टरीज में यदि प्रेशर आ रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, इससे हेमोरेज हो सकता है। अब सेकेंड चीज़ हम देखेंगे जो कि पैरालिसिस के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है इसको कॉज करने के लिए, वो है स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। क्योंकि ब्रेन से ही पूरी बॉडी कंट्रोल होती है और ब्रेन स्ट्रोक के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। कोलेस्ट्रॉल जब एक्यूमुलेट होता है हमारे ब्लड वेसल्स में, तो ये एक
स्पेस कम कर देता है ब्लड के फ्लो के लिए। और ब्लड ही है जो कैरी करता है सारे न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, क्योंकि ब्रेन को मुख्य रूप से ग्लूकोज चाहिए होता है, ये और बाकी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। ब्रेन को अपनी फंक्शनिंग करने के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँचेगा, तो इस्चेमिया हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक, जो लीड करता है पैरालिसिस को। इसमें भी हमने 2 प्रकार के स्थितियाँ देखेंगे, 2 प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने आती हैं। एक तो लॉन्ग टर्म में जो क्रोनिक अगर पैरालिसिस हो जाए तो उसको ठीक होना बहुत कठिन है, इसको इनक्योरेबल बताया है मॉडर्न मेडिकल साइंस में। लेकिन यदि हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, कुछ पैरालिसिस जो कि फर्स्ट अटैक के बाद क्योर हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, बहुत कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं बेल्स पैल्सी। इसमें फेस की जो मसल्स हैं, फेस की मसल से लिप्स जो हैं, आईज हैं, वो बिल्कुल उस पर कंट्रोल नहीं होता है, वो तिरछी हो जाती है। इसको हम देख सकते हैं का एग्जांपल। और ऐसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में ये कहा है कि ये अपने आप क्योर हो जाता है। लेकिन एक बार भी यदि बॉडी में एक प्रकार से किसी भी प्रकार से पैरालिसिस का अटैक आया या सिम्टम्स आए, तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की और बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अपने जीवन में योग, प्राणायाम, दिनचर्या और अपनी ऋतुचर्या को इस तरह से अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि बॉडी अब पूरी तरीके से तैयार है उन सिम्टम्स के साथ कि अगर फेवरेबल सिचुएशन आई तो ये कंडीशन फिर से उत्पन्न हो सकती है, और यदि इसको अवॉइड किया गया तो ये क्रोनिक में बदल जाएगा। और क्रोनिक मीन्स जो कि जिसको क्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए वो डिसीज चलेगी। तो उसको ठीक करने के लिए हम अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, इसका अभ्यास करेंगे। पैरालिसिस का अटैक जब भी आता है तो कभी तो शॉर्ट टर्म में आता है, मतलब अचानक से इमीडिएटली ऐसा होता है कि रात में सोए और सुबह उठे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, ये स्थितियाँ भी बनती हैं। और कभी ऐसी वो होता है हेमरेज के कारण, क्योंकि अगर ब्रेन में किसी प्रकार का क्लॉट है और किसी भी प्रकार से नर्व की सप्लाई जो हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, या हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स में किसी प्रकार का डीजनरेशन आ रहा है, तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, एक लॉन्ग टर्म एक स्लो ग्रोविंग होता है, जैसे कि क्लॉट छोटा है तो ब्लड की सप्लाई तो हो रही है, नर्व सप्लाई तो हो रही है, लेकिन स्लो मोशन में हो रही है, धीरे धीरे हमारे हाथ पांव काम करना कम कर देते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको इन साइंस और सिम्टम्स को देख करके डॉक्टर से कंसल्ट भी करने की ज़रूरत है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो प्राणायाम बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एक डिटर्मिनेशन कि हमें ठीक होना है, ये बहुत ज़रूरी है। हम ये सोच के ना बैठे कि अब हमारे तो हाथ काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे। मूवमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, यौगिक क्रियाएं कराना, सूक्ष्म व्यायाम कराना, और सबसे इफ़ेक्टिव जो होता है वो प्राणायाम है, क्योंकि प्राणायाम भी ही है जो कि हमारे न्यूरॉन्स को रीजनरेट करने की क्षमता रखता है। हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ऑक्सीजन की जब सप्लाई होती रहेगी तब हमारे न्यूरॉन्स प्रॉपर रीजनरेट हो सकेंगे। तो इसी श्रेणी में हम सबसे पहले प्राणायाम की बात करेंगे। तो प्राणायाम में जो सबसे इफेक्टिव प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हम जब करते हैं तो इसमें जो दोनों नोस्ट्रल हैं, जिसको हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं, इसमें जो प्राण का प्रवाह होता है, वायु का प्रवाह होता है, वो हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को, ब्रेन को पूरा संतुलित कर देता है, न्यूरॉन्स को रीजनरेट करता है, जिससे हमारे नर्व इम्पल्स प्रॉपर काम करने लगते हैं और पैरालिसिस को हम क्योर कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम देखेंगे किस तरीके से हम करेंगे। तो हम बाएं नोस्ट्रल से शुरू करेंगे, इनटेक करेंगे श्वास का, तो जैसे हमने अभी लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया और राइट नोस्ट्रल से हमने एक्सहेल किया, अब सेम उसको अपोजिट करेंगे, तो राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। बहुत सामान्य, बहुत सिंपल, कोई इसमें अमाउंट नहीं लगता है, किसी प्रकार का कोई एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। जितने भी मेडिसिन सिस्टम हैं, जितने भी योग, आसन, प्राणायाम हैं, लेकिन बात जब नर्वस सिस्टम की आती है, क्योंकि इसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में घुटने टेक देता है कि न्यूरॉन्स एक बार यदि डिजनरेट हो गए तो उसको रीजनरेट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन प्राणायाम की सहायता से हम डिजनरेट न्यूरॉन्स को रीजनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को, प्राणायाम को हम अगेन एंड अगेन 60 टाइम्स, 100 टाइम्स केवल भोजन करने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद ना करें, उसके अलावा हम पूरे टाइम इसको कर सकते हैं। और इसके ऐसे ऐसे उदाहरण भी हमने देखे हैं जहाँ पे एक इतना पक्षाघात, जो कि एक क्रोनिक डिसीज़ है, जो कि एक इनक्योरेबल डिसीज़ है, लेकिन सिर्फ प्राणायाम की सहायता से व्यक्ति फिर से उठ करके चल पाया है। और सबसे पहले इसमें डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है।